नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज बातचीत होगी लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, CFO अपनापैसा.com। नमस्कार, आपका स्वागत है बलवंत साहब शो में। और आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरह से हम क्वेरीज को टच कर रहे हैं। आज क्रेडिट कार्ड संबंधित कुछ इश्यूज हैं, इनका जायजा लेंगे। वहीं पर ऑटो लोन एक इंडिविजुअल का रनिंग है, उसको ट्रांसफर करवाने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो किस तरह से इसके तहत तो आगे बढ़े। वहीं टॉपअप लोन संबंधित भी क्वेरी है, इसका भी जायजा लिया जाएगा। आगे चलते हुए कई और प्रश्न हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो प्रश्न हम तक भेजने के लिए मेल भेज सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर, और SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स हमें 57575 पर SMS कर सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले कर जरूर लिखेगा, क्योंकि बातचीत आज लोन के बाजार पर हो रही है। तो इस तरह से आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मुंबई से, और रजत पुरी जी इस समय लाइन पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है मिस्टर पुरी। जिस तरह से आपने मेंशन किया है, क्रेडिट कार्ड संबंधित कुछ इश्यूज इन्वॉल्व रहे हैं, जिस वजह से आपको अब आगे चलते हुए लोन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये एग्जैक्टली आप बताएंगे कितने टाइम पहले की ये बात है, ये जो आपने इस तरह से स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मेंशन किया जिसका क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे थे, और ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या रही? जी, ये तकरीबन 2006 से मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ जी। 2006 से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ इशू हुआ था। ये जैसे हम देख रहे थे, आपने मेंशन किया उसमें जो ड्यू डेट थी उसके बाद ये जो पूरा उसको लेकर तमाम सारे इश्यूज रहे हैं जी। ये एग्जैक्टली क्या मतलब कितनी बार इस तरह से हुआ कि मतलब ये ड्यू डेट के बाद आपकी तरफ से दिया गया और फिर ये पूरा प्रोसेस में डिले हुआ? ये ऐसा था सर कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मैंने एक ट्रांजैक्शन किया था 10,000 रुपए का जी, और उसको मैंने EMI में कन्वर्ट करवाया। ओके। 6 किस्तें बनाई गई थी उसकी बैंक की तरफ से जी। और उसकी जो किस्त बनी थी वो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड था, तो किस्त भी उसी पे स्टेटमेंट पे ही आती थी मुझे। तो उसकी जैसे 10 तारीख पेमेंट ड्यू डेट होती थी, तो 10 तारीख को मैंने बैंक में जाके पैसा जमा करा दिया। ओके। उसके बाद वो लोग उसको 10 तारीख की बजाय कभी 19 तारीख को, कभी 27 तारीख को पैसा क्रेडिट कार्ड जो मैं अकाउंट पे अकाउंट नंबर पे जमा करता हम था, आपका समझ गए हैं जी जी। रजत साहब, हम समझ गए जिस तरह से आपने जो बताया है। एंड मोरओवर अभी आपको पर्सनल लोन की एक रिक्वायरमेंट है जी, राइट। बलवंत साहब, जिस तरह से इन्होंने बताया ड्यू डेट जो थी उस समय इन्होंने डिपॉजिट किया समाव, फिर उसको जिस तरह से पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ने में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में मतलब समय जो लगता है, इन दैट केस ये और बाकी व्यूअर्स जब आगे बढ़ें उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? ये जो ड्यू डेट को लेकर कई बार हम देखते हैं इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये किस तरह से इसको टैकल करना चाहिए, किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आगे बढ़े? देखिए पूरी जी, ऐसा है जैसे आप बता रहे हैं कि आपका जो एक ट्रांजैक्शन था उसको EMI में कन्वर्ट कर दिया, तो जैसे एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे आपने भरी, आपकी 10 की जगह 19 को उन्होंने क्रेडिट किया, तो वो आपको अगले महीने जब स्टेटमेंट आता तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये मेरा उन्होंने डिले से क्रेडिट किया है, तो आपको बैंक को अप्रोच करना चाहिए था। और नॉर्मली क्या जो ड्यू डेट होती है उस तारीख तक बैंक के अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए। अपन लोग क्या समझते हैं, जो ड्यू डेट है उस तारीख को अपन चेक डिपॉजिट करते हैं, तो वो जो क्लियरिंग वगैरह में जाने के बाद में 3-4 दिन वैसे ही लग जाते हैं, तो उसकी वजह से ये डिले हो गया है। और जहां तक मेरे को लगता है कि ये पर्टिकुलर 1-2 ट्रांजैक्शन की वजह से आपका रिपोर्ट इतना खराब नहीं होना चाहिए, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप जो सिबिल की साइट पे जाके आपका अपना जो क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर है वो मंगवा लीजिए, और उसमें देख लीजिए आपकी कौन सा स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ है या और कोई कारण से हुआ है। अगर और कोई कारण से हुआ है तो आप उसको रेमेडियल एक्शन ले सकते हो। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के आपके जैसे ये आप बता रहे हैं आपका पेमेंट करने में डिले हो गया, उसकी वजह से हुआ है, तो उसका तो कोई रास्ता नहीं है। अभी बस एक ही रास्ता है कि अभी आगे आप जो भी क्रेडिट चैनल से जो भी फैसिलिटी अवेल करते हैं उसका टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहिए, तो इन ड्यू कोर्स आपकी जो पुरानी हिस्ट्री है वो बैकग्राउंड में चली जाएगी, और जो ये टाइमली पेमेंट का जो ये करंट का हिस्ट्री है वो दिखेगा, तो आपको फ्यूचर में 2-3 साल बाद में सिस्टम से क्रेडिट अवेल करने में सहूलियत हो जाएगी। राइट, तो ये सिविल से पहले मेरे को लगता है कि आपका कोई राइट ऑफ वगैरह नहीं हुआ है जी। जैसे बता रहे हैं, अगर ये अभी एक बार खुद चेक कर लें एग्जैक्टली सिविल में जो इनका स्टेटस जो स्टैंड करता है और क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, एंड उसके अकॉर्डिंगली उसको एड्रेस करते हुए ये आगे बढ़े। अगर वो डिस्टेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है तो फिर उसमें समय लग सकता है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस रह सकता है जिसके तहत आप आगे बढ़ें। बलवंत साहब, इससे पहले हम अगले प्रश्न की ओर मूव करें। ये जो हम देख रहे हैं, जैसे इन्होंने ड्यू डेट का जो मेंशन किया है
उसमें लोकल चेक्स को लेकर जो हम रहते हैं उसकी क्लियरिंग में जो देरी कई बार होती है उसको लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से भी बैंक्स को बताया गया है कि एक टाइम फ्रेम जो दिया गया है उसमें पूरा करें, अदरवाइज फिर आप उसको कंपनसेट करें जो कस्टमर्स हैं। समा, आपको लगता है इन प्रयासों से ये थोड़ा प्रोसेस जो है वैसे भी वो स्पीड अप हो जाएगा? नहीं, वो उससे ये डिस्प्यूट वो जो आप बता रहे वो आरबीआई का बाहर के वाले चेक्स है ना, उसकी क्रेडिट का है जी। परंतु जैसे बैंक में आपने आज चेक डिपॉजिट किया, उसकी जो बैंक को क्रेडिट तो 2 या 3 दिन बाद में मिलती है, तो आप जैसे डिपॉजिट करोगे उस दिन को तो बैंक आपको क्रेडिट नहीं दे सकती। तो जो ड्यू डेट लिखी है, मतलब आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि ड्यू डेट तक पैसा बैंक के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आपका जैसे क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है तो क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है उस लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करें और 3-4 दिन पहले आपका चेक डिपॉजिट करा दे। और कभी कभार कोई अगर एक आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन हो गया तो बैंक उसको इतना सीरियसली कंसीडर नहीं होती, पर फ्रिक्वेंटली रिपीटेडली अगर ये ट्रांजेक्शन होते हैं तो बैंक रिपोर्ट करती है सिबिल को एंड देन दिस इज कंसीडर्ड एडवर्सली बाय द। आइए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं बलवंत साहब। ये अगला सवाल जमशेदपुर से नीलेश जी का है। ये प्रश्न जो है वो कार लोन का है और कार लोन के ट्रांसफर सेंट्रिक है। आपने जिस तरह से मेंशन किया ये कार लोन आपका रनिंग है और आप स्विच करने की सोच रहे हैं, आप हमें बता पाएंगे एग्जैक्टली इसको लेकर आपने जिस तरह से आप एसबीआई की बात कर रहे हैं ट्रांसफर करने का, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आपने बैंक्स को अप्रोच किया, क्या फीडबैक रहा है, क्या रिस्पॉन्स रहा उनकी तरफ से? फॉर द ट्रांसफर जी, आप जैसे एचडीएफसी बैंक में रनिंग है जो आपका कार लोन, यस सर, तो इसको जब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्रीपेमेंट चार्जेस वगैरह के बारे में आपको बताया गया, क्या एग्जैक्टली आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है? that everything has been told to me. ओके, But only thing is that I want to transfer in the SBI bank because there is a facility of prepayment. in fact there is no prepayment there. No, SDFC there is no condition of prepayment. आपको हम इस पर राय दिलवाते हैं क्योंकि, लेकिन अगर आप यहाँ से मूव करेंगे तो बलवंत साहब यहाँ पर प्री पेमेंट चार्ज, मोरओवर अगर स्विच करें तो वहाँ पर प्रोसेसिंग, ये मतलब किस तरह से पूरा वर्क करेगा, इनको कैसे इसको एवेल्युएट करना चाहिए और कैसे इस पर बढ़ना चाहिए? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो एचडीएफसी बैंक है वो ऑटो लोन पहले 6 महीने तक तो रीपेमेंट करने नहीं देती है और 6 महीने पूरे होने के बाद भी वो आपसे जितना भी आप प्री पेमेंट करेंगे उसका 3 से 4% के बीच में प्री पेमेंट पेनल्टी आपको चार्ज करेंगे। और जब आप स्टेट बैंक के पास जाना चाहते हैं तो स्टेट बैंक भी आधे % के आसपास आपका प्रोसेसिंग फीस लगाएगा। तो अगर जो स्टेट बैंक कोई बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस नहीं दे रहे हो रेट, इंटरेस्ट रेट में, तो मेरे हिसाब से आपको ओवरऑल कोई बेनिफिशियल नहीं रहेगा ये लोन ट्रांसफर करना। राइट। अच्छा, जनरली वैसे हम देखें जो कार लोन सेगमेंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर किया जा रहा है वो फिक्स रेट पर ही ऑफर्स रहती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं ज़्यादातर? हाँ, नॉर्मली फिक्स रेट ही है जहाँ तक मेरी जानकारी है। राइट। आइए अब अगला सवाल हम मीनवाइल शामिल करते हैं। जी बलवंत साहब, पीछे कारण है कि कार लोन लंबे टेन्योर के लिए नहीं है, होम लोन है वो लंबे टेन्योर के लिए होता है, तो होम लोन में फ्लोटिंग रेट ऑफर करती है बैंक। राइट, क्योंकि कार लोन जनरली 5 इयर्स 7 इयर्स राउंड अबाउट मैक्सिमम तक इतने तक ऑफर किए जा रहे हैं, तो ये उसके पीछे रीजन रह सकता है। आइए अब अगला सवाल हम शामिल करते हैं। नागपुर से सवाल मेल के जरिए क्वेरी, और ये प्रश्न जो है भूषण साहब की तरफ से है। ये होम लोन सेंट्रिक इन्होंने ये सवाल भेजा है, इनका रनिंग है लेकिन ये एडिशनल लोन की इनकी रिक्वायरमेंट है। जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया है 32 इयर्स के हैं, ये इनके आय है, एसबीआई से इनका ऑलरेडी 11 लाख का एक होम लोन रनिंग है, लेकिन इनको अब एडिशनल लोन चाहिए और इनफैक्ट 9 लाख का चाहिए। तो हम इनसे आइए कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। आप हमें प्लीज बता सकते हैं मिस्टर भूषण, ये जो आपका जो रनिंग है होम लोन एज ऑफ नाउ, ये स्मूथली चल रहा है एकदम? जो रीपेमेंट है किसी टाइप के कुछ इसमें इश्यूज तो इन्वॉल्व नहीं है? इनसे भी कॉन्टैक्ट प्रॉपर्ली स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जो मेल के जरिए क्वेरी है वो हम जरूर टच कर रहे हैं। बलवंत साहब, अगर हम मानकर चलें कि इनका जो रीपेमेंट है एकदम स्मूथ है और जिस बेसिस पर इन्होंने इनिशियली जो लोन लिया, अगर अब इनका पैकेज भी हाइक हुआ है, मतलब इनकी एलिजिबिलिटी अगर बढ़ी है, इनकी जो इनकम है, जो रीपेइंग कैपेसिटी अगर उसमें इजाफा हुआ है, इन दैट केस मतलब ये आगे इसको लेकर बढ़ सकते हैं, किस तरह से इसको कंसिडर किया जाएगा और कैसे इस प्रोसेस को आगे मूव करें? सौरभ जी, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ उनको एक एग्जिस्टिंग रनिंग होम लोन है और उनको उसके ऊपर कोई टॉपअप लोन लेना है, तो टॉपअप लोन
कि एलिजिबिलिटी में एक तो जो अगर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की प्राइस जो है और जो बैंक को जो मार्जिन है, जो टॉपअप लोन में वो बैंक 25% का मार्जिन रखती है, तो 75% तक ओवरऑल लेंडिंग जो एग्जिस्टिंग होम लोन है उसके साथ में कंसिडर हो जाएगी। इसके अलावा जो टॉपअप लोन है वो थोड़ा महंगा रहता है, तो 11.25% के आसपास उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टेन्योर भी डिपेंड वेरी करता है बैंक टू बैंक। कोई बैंक 20 साल तक का भी देती है, नॉर्मली 5-7 साल तक का टॉपअप लोन मिलता है। तो डिपेंड करता है कि उनको कहाँ सूट करता है। और जैसे अगर स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक में आपका जो लोन लिया हुआ है एग्जिस्टिंग बोरोअर को ही, अगर आपका 1 साल पूरा हो गया है तो स्टेट बैंक आपको टॉपअप लोन की फैसिलिटी ऑफर करती है। तो अगर आपका 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो आपको टॉपअप लोन नहीं मिलेगा। राइट तो जैसे आपने कहा टॉपअप के लिए मतलब बाकी इन दैट केस अगर उसका टाइम फ्रेम हो चुका है, लेकिन उसमें मार्जिन मनी जो रिक्वायरमेंट है वो भी इनके लिए ज्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर साइड पे रह सकता है, मतलब इस तरह से ये उसके लिए तैयार रहें। वो मैंने जैसे बताया ना आपको कि 75% तक का बैंक लेंड करेगा, उसमें से जो एग्जिस्टिंग लोन है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो जो जितना बैलेंस बचता है वो, और इनकी जो इनकम है, इनकम का जैसे 40-45% के आसपास बैंक कंसीडर करती है कि आप ईएमआई पे सर्विस कर सकते हो उस अमाउंट से। जी बिल्कुल, आपकी रीपेइंग कैपेसिटी और साथ साथ ये रिकॉर्ड भी देखा जाएगा किस तरह से स्मूथली आप जो रीपे कर रहे थे पहले कैसे बढ़ रहा है। तमाम फैक्टर्स देखते हुए फिर इस पर फाइनल कॉल ली जा सकती है। ऑल द बेस्ट। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जिस तरह से कुछ प्रश्नों को भी हमने शामिल किया है, लोन मार्केट पर आज बातचीत हो रही है, ब्रेक के उस पार कई और प्रश्न हैं जिनको इंक्लूड करेंगे। तो जब लौट कर आते हैं, सिविल स्कोर कार्ड किस तरह से इसको चेक कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस और किस तरह से ये आपके आगे चलते हुए हेल्प कर सकता है और कितना इसका एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं पर होम लोन के प्रीपेमेंट सेंट्रिक क्वेरी है, इसका जायजा लिया जाएगा। और एक इंडिविजुअल डेयरी फार्मिंग के लिए जिससे इनफैक्ट वो एक सेटअप करना चाह रहे हैं अपना खुद का मिल्क डेयरी बिजनेस, तो इसके लिए वो छोटे स्केल पर इसको सेटअप करना चाह रहे हैं, किस तरह से इस प्रोसेस को आगे लेकर बढ़ा जाए, इन सब पर बातचीत बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन के बाजार पर और शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवान जैन साहब। अगला प्रश्न बलवान जी जो हम शामिल कर रहे हैं वो देवेंद्र सिंह भिष्ट की तरफ से है। देवेंद्र सिंह साहब इस समय हरिद्वार से लाइन पर मौजूद हैं और इनका सवाल सिविल स्कोर पर है। आपका स्वागत है। आपने जिस तरह से मेंशन किया है सिविल स्कोर, इसकी जानकारी तो हम आपको देंगे, लेकिन आपने जैसे बताया ये होम लोन के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसमें आपकी एक आपने मासिक आय मेंशन की, साथ में आपने कुछ बताया आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। ये इंसेंटिव्स किस प्रकार से, मतलब आप कुछ इसकी डिटेल शेयर कर सकते हैं हमारे साथ प्लीज? देवेंद्र साहब आप लाइन पर हैं। इनसे मीनवाइल आइए हम कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करते हैं। तब तक बलवान साहब, अगर हम सिविल स्कोर की बात कर सकें, ये जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस, चार्जेस जो इन्वॉल्व रहेंगे, किस तरह से आप इनको इस पर राय देना चाहेंगे? और सेकेंडली, जैसे इन्होंने ये जो मेंशन किया इंसेंटिव्स, इसको लेकर जनरली लेंडर्स कितने कंफर्टेबल रहते हैं इस पहलू को लेकर, क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, ये वेरी कर सकता है, ज़्यादा भी कम भी हो सकता है, तो किस तरह से आप इसको एड्रेस करेंगे इस सवाल को? मैं दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दे देता हूं कि ये जैसे बताया इनको इंसेंटिव मिलती है, तो अगर इंसेंटिव मोटा मोटी अगर उनको रेगुलरली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर या मंथ आफ्टर मंथ मिल रही है तो लेंडर कंफर्टेबल रहते हैं उसको इनकम में कंसिडर, जब लेंडिंग करते हैं तो उसको इनकम में कंसिडर करते टाइम, क्योंकि नॉर्मली जो कई लोगों का जॉब ऐसा होता है उनका परफॉर्मेंस बेसिस कंपोनेंट ज़्यादा होता है सैलरी का। अगर रेगुलरली उनको ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव अर्न कर रहे हैं तो लेंडर उनको कंसिडर कर देता है। और जहाँ तक सवाल आप जैसे सिबिल स्कोर ऑनलाइन प्राप्त करने की बता रहे हैं, तो सिबिल की साइट पे जाके वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 470 रुपया फीस है, तो उनको ऑनलाइन स्कोर मिलता है। तो ऑनलाइन स्कोर एक्सेप्ट हो जो प्राप्त करने के लिए उनको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से उनको 3 प्रश्न है ना उनका सही जवाब देना। और जब ये ऑनलाइन स्कोर के लिए एप्लीकेशन करने बैठे तब उनका जो क्रेडिट कार्ड है या उनका जो होम लोन अकाउंट है या पर्सनल लोन अकाउंट है वो अपने पास में रखे, क्योंकि वो जब ये 5 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही होंगे। और जब अगर ये 3 प्रश्न का जवाब सही दे पाते हैं तो उनको जो ईमेल में है 1 या 2 दिन में उनको क्रेडिट स्कोर आ जाएगा, उसके साथ उनकी क्रेडिट रिपोर्ट भी होती है। परंतु अगर ये जवाब नहीं दे पाते हैं तो वही साइट पे प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो कैसे ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो पेमेंट उन्होंने किया उसको ऑफलाइन एप्लीकेशन कर देंगे तो 15 दिन में उनको जो स्कोर और रिपोर्ट दोनों आ जाएगी।
राइट, तो इस तरह से आप आगे बढ़िए, जो आपको डिटेल्स दी गई हैं, और अगर आप नजर डालना चाहें तो इस तरह से स्क्रीन पर भी ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस जो रहेगा इसके तहत आप आगे बढ़िए। अगला प्रश्न पूछने के लिए गाजियाबाद से रोहित कुमार मेहरा जी मौजूद हैं। मिस्टर मेहरा, नमस्कार। मेहरा साहब, हम देख रहे हैं आपने जिस तरह से एक्सिस बैंक से होम लोन लिया है 2005 में, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने लिया 7.75, तब से और अब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमने देखा है भारी इजाफा हुआ है। तो ये जो पूरा आपका अभी तक का सफ़र रहा है, इसको मतलब आप किस तरह से अभी जो आप आगे बढ़ रहे हैं और ये प्री पेमेंट करने का सोच रहे हैं, आप प्लीज़ बताएंगे अभी कितना एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग है? इनफैक्ट ये देख रहे हैं 6.5 लाख अभी भी आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी, 6.5 लाख के अराउंड अभी आउटस्टैंडिंग है। अब मेरा सवाल ये था कि अभी जैसे मैं क्या पार्ट पेमेंट करूं उसको, या जो अभी एग्जिस्टिंग EMI है उसको बढ़ा दूं, या मैं कोई जो अभी फ्लोटिंग चल रहा था वो फिक्स रेट में ले लूं? क्योंकि फिक्स रेट अभी वो लोग बोले थे कि 15% तक फिक्स रेट में मिलेगा, तो कैसे करने से मैं अपना लोन को मैं चुका पाऊँ? राइट, इनफैक्ट ये प्री पेमेंट जो करने की आप बात कर रहे हैं, आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं? हाँ, प्री पेमेंट के लिए अभी मैं 6 मंथ में 50,000 पेमेंट कर सकता हूँ। आपको राय दिलवाते हैं, क्योंकि ये फ्लोटिंग पर है बलवंत साहब, और फ्लोटिंग पर प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है, तो फिर अगर जो लायबिलिटी है अगर उसको चुका पाएँ, कुछ कम हो सके, वो कैसा रहेगा और कैसे इसको मतलब इवैल्यूएट करना चाहिए? सौरभ जी, आपने सही बताया कि ये इनका जो लोन है वो फ्लोटिंग रेट पे है, तो उनको प्री पेमेंट का तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। परंतु जब उनके प्रश्न से मैं ये समझ पाया हूँ कि ये पार्ट प्री पेमेंट करना चाहते हैं, पूरा प्री पेमेंट नहीं करना चाहते। तो जब जब उनके पास सहूलियत हो तब वो उनका वो पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, और फिर बैंक को जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस या तो बैंक उनकी जो पार्ट पेमेंट किया उससे उनका आउटस्टैंडिंग कम हो जाएगा, तो उसका जो EMI है वो या तो कम करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या ये अगर कंफर्टेबल है कि वही उस पर वही EMI सर्विस कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनका टेन्योर कम हो जाएगा। परंतु अगर मेरी राय में अगर ये उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% से ज़्यादा अगर ये पे कर रहे हैं, और अगर इनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, तो चूंकि फ्लोटिंग रेट पे प्री पेमेंट का पेनल्टी नहीं लगता है, तो कोई भी बैंक को, लेंडर को अप्रोच कर सकते हैं। अपना पैसा की साइट पे जाके भी देख सकते हैं कि कौन कौन बैंक 10.5% में दे रही है, तो उनको मतलब 10.5% में ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो वो उनके लिए ज़्यादा हितकारी रहेगा। राइट, तो इस तरह से आप आगे बढ़िए। हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए इस समय रुक रहे हैं। कुछ और प्रश्न हैं जिनको हम शामिल करेंगे ब्रेक इस पार। अगर आप शो देख रहे हैं, इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हमें मेल भेज सकते हैं moniguru@zenetwork.com पर। बातचीत लोन के बाजार पर हो रही है, होम लोन, कार लोन, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन सेंट्रिक जो भी सवाल हो या सजेशंस हो, हमें मेल कर सकते हैं और SMS के जरिए इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आखिरी सेगमेंट के साथ बस जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। ये आखिरी सेगमेंट और अगला प्रश्न अंबाला से है। प्रश्न भेजा गया है कृष्ण गौर जी की तरफ से। ये इन्होंने मेंशन किया है कि ये मिल्क डेयरी, जो दूध की जो डेयरी रहती है, उसका अपना कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं एक छोटे स्केल पर, और उसके लिए इनको लोन की रिक्वायरमेंट है। लोन चाहिए करीब 1.5 से 2 लाख का। इनसे अभी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये जो प्रश्न SMS के जरिए भेजा है बलवंत साहब, उसमें अगर हम देखें बैंक्स की तरफ से भी स्कीम्स जो रनिंग है, और साथ में नाबार्ड की तरफ से भी हमने देखा है स्पेसिफिक सेगमेंट को लेकर ऑफर्स हैं मार्केट में। ये पूरा प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या फॉर्मेलिटीज रहती हैं और एलिजिबिलिटी किस तरह से इसको देखी जाती है? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि गौर साहब को डेयरी लगानी है, डेयरी फार्म इस्टेब्लिश करना है। तो नाबार्ड ने एक सितंबर 2010 में स्कीम चालू किया, डेयरी डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर स्कीम। तो उसके तहत 10 जो दूध देने वाले एनिमल हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक का लोन, और कम से कम 2 एनिमल होने चाहिए। और इनको जो अंबाला में है, ये तो अंबाला में विजयनगर में जो ऑफिस है नाबार्ड का, वहाँ जाके ये बात कर सकते हैं। तो जो 90% है, 90% तक का लोन मिलता है। ये लोन कमर्शियल बैंक और रूरल डेवलपमेंट, रूरल बैंक वगैरह है, वो हैंडल करती है नाबार्ड के बिहाफ पे। और नॉर्मली 25% का सब्सिडी है, जितना भी कॉस्ट होगा उसका। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए 1/3 का जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट देती है। राइट। इसके अलावा जैसे बाकी बैंक है, उनके पास भी स्कीम्स है
डेयरी डेवलपमेंट की। तो जो अगर नाबार्ड से जमता है तो एकदम बढ़िया, क्योंकि उनको सब्सिडी भी मिलेगी। नहीं तो बैंक से IDBI की भी जैसे स्कीम है तो उसमें 20,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन देते हैं, और वो लोन का जो टेन्योर है वो 5 से 6 साल तक का होता है। राइट, तो इस तरह से आप आगे बढ़िए और जैसे प्रोसेस आगे मूव करे हमें आप फीडबैक दीजिएगा, हम उसका इंतजार करेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम को इसी नोट पर हम वाइंड अप करना चाहेंगे। आपका शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए बलवंत जैन साहब, धन्यवाद। और दर्शकों का भी शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। आज जिस तरह से बातचीत हुई है लोन के बाजार पर, कल जब हम हाजिर होंगे तो बातचीत होगी इंश्योरेंस मार्केट पर। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।